नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने क्या किया, मेंसुरेशन स्टार्ट किया है। मेंसुरेशंस के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट के जो 4 लेक्चर्स देखे थे, उस 4 लेक्चर्स के अंदर हमने 2 डायमेंशन वाले डिस्कस किए थे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज, वर्त और त्रिभुज के बारे में बात की थी। और उससे रिलेटेड मैंने 75 क्वेश्चन तो पैनल के थ्रू, मतलब आपको पहले से हम लिखित में आए थे, दूसरा हमने कुछ क्वेश्चंस और लिखवाए। ऐसे करके मैंने लगभग 85-90 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए थे। अब हमारी जो क्लास रहेगी नेक्स्ट, इस क्लास के अंदर हम लोग 3 डायमेंशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी भी क्लास 3 से 4 लेक्चर्स की रहेगी। तो सबसे पहले 3 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग मेंसुरेशंस के अंदर सबसे पहले वापस हेडिंग लगाना चाहो तो लिख सकते हैं मेंसुरेशन 3 डायमेंशन। ठीक है, मेंसुरेशन 3D वाले क्वेश्चंस, मेंसुरेशन 3D। और इस 3D के अंदर आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग घन, उसके बाद में घनाभ, उसके बाद में बेलन, उसके बाद में शंकु, और फिर हम बात करते हैं गोला। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। घन मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कॉन और स्फेयर, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इसके बारे में अपन देखेंगे तो इसमें हम लोग आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक के बारे में अपन लोग देखते हैं। सबसे पहले इनके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं 1 बाय 1। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर मिक्स क्वेश्चंस हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप लोग घन। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, घन लिखेंगे। 1 नंबर पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे घन, जिसे आप लोग क्यूब बोलते हैं। घन, क्यूब बोलते हैं। अब इस घन के अंदर में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी। जैसे एक रूम है, रूम तो नहीं कह सकते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान होता है, तो वह क्या होता है, घन होता है। वह क्या होता है, घन होता है। तो घन के अंदर एक तो इसका आप योग याद रखना, आयतन। घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, घन के अंदर भुजा होती है। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा क्यूब होते हैं। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का यदि अपन लोग आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं, इसलिए मैं V से डिनोट कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा पता होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब आयतन। दूसरा हम लोग इसका बात करते हैं अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, एक ही बात है, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे TSA। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया TSA। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया TSA। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर रहेगा। और तीसरा एक फॉर्मूला और याद रख लेना, वो है विकर्ण, जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, इसलिए मैं इसको D से डिनोट कर लेता हूँ। डायगोनल D से डिनोट कर लेता हूँ। और ये कितना होता है सर, √3 इंटू भुजा होता है। डायगोनल √3 इंटू भुजा होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। घन का सबसे पहले क्यूब के अंदर 3 फॉर्मूले, भुजा क्यूब, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और विकर्ण याद रखिएगा √3 इंटू भुजा। ओके, दूसरा जो फॉर्मूला मैं बात कर रहा हूँ घनाभ के बारे में। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, घनाभ, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं क्यूबॉइड। जिसके इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, घनाभ, क्यूबॉइड। और इस क्यूबॉइड के अंदर भी यही 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला तो वही आयतन, भाई आयतन। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा सर, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगी। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगी। और यदि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे आप लोग TSA बोलते हैं। ठीक है, वो तो मैंने लिखा था, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूं ना। संपूर्ण क्षेत्रफल TSA कितना हो जाएगा सर, ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। और तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा विकर्ण का। तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा विकर्ण का। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस ऑफ चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऑफ ऊंचाई स्क्वायर। कभी भी डायरेक्ट विकर्ण नहीं पूछेगा। विकर्ण का मतलब आपसे पूछेगा हाईएस्ट लंबाई की वस्तु की लंबाई बताइए, हाईएस्ट लंबाई की वस्तु की लंबाई बताइए, ये आपसे पूछेगा।
देखिए नेक्स्ट ये फॉर्मूले याद रखने, कभी भी आपको डायरेक्ट विकर्ण ना पूछ के हाईएस्ट लंबाई की वस्तु की लंबाई पूछेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दूसरा, तीसरे फॉर्मूले के बारे में अपन लोग बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला सर लिख लेते हैं अपन शंकु के बारे, उससे पहले बेलन लिख लेते हैं। ठीक है, बेलन सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसे आप लोग सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, बेलन सिलेंडर होता है। भाई सिलेंडर के अंदर हम सबको पता है ये सिलेंडर का रूप होता है, ये सिलेंडर का रूप होता है। ठीक है, ये सिलेंडर का रूप होता है, यहाँ पर ये सिलेंडर का रूप होता है। ठीक है, बेलन सिलेंडर। अब यहाँ पर यदि ये सिलेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिलेंडर के अंदर यहाँ पर ये तो इसकी त्रिज्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है h और ये त्रिज्या होती है r। तो इसमें भी तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला तो आप लोग ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला तो आप लोग ध्यान रखना क्या, आयतन के बारे में। सबसे पहले तो इसका आयतन वॉल्यूम है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वक्र ना बोल के आप लोग इसको बोलते हैं हम हाँ वक्र बोल लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग सी एस ए बोलते हैं, सी एस ए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस ए, वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। और तीसरा प्रश्न होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होता है, 2 पाई आर एच तो रह गई, साथ में ये वृत्त दो वृत्त हो गए तो 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। याद रखिएगा बेलन का ये फॉर्मूला याद रखिए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं, बाकी अपन लोग लिख देंगे बाद की बात है। उसके बाद में आता है शंकु, उसके बाद में क्या आता है, शंकु आता है। और शंकु के अंदर आप लोग देखें तो शंकु के अंदर भी यही फॉर्मूले लिखेंगे हम लोग। भाई शंकु के अंदर भी यही फॉर्मूले हैं, यही तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। शंकु जिसे आप लोग कोण बोलते हैं, शंकु जिसे आप लोग कोण बोलते हैं। डायग्राम बना दूं मैं इसका भी डायग्राम बना लेता हूं। ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये शंकु हो गया। इस शंकु के अंदर यहाँ पर फिर से वही ये स्मॉल r हो गया, ये आपका h हो गया, ये l हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, इस वजह से ये भी याद रख लेना, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर होता है। अगेन फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ मैं। यदि फॉर्मूले के बारे में तो सबसे पहले इसका आयतन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके आयतन, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में देखें तो सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। और लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है ये पाई आर एल, साथ में पाई आर एल प्लस साथ में, ठीक है, ये एक वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। चलें आगे बढ़ते हैं, पांचवें फॉर्मूले के देखिए अपन लोग। पांचवें फॉर्मूले के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पांचवा फॉर्मूला जो है आपका वो है गोला, गोला जिसे आप लोग स्पेयर बोलते हैं, SPHARE, गोला स्पेयर। यहाँ पर गोला क्या होता है, देखो सॉलिड होता है एकदम, ये इस तरह से सॉलिड। ठीक है भाई, इस तरह से ये गोला हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपका गोला हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो गोले के अंदर आपको दो फॉर्मूले हैं। पहला तो इसका आयतन, गोले के अंदर पहला तो इसका आयतन, आयतन क्या होगा सर गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दें आप। ठीक है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें संपूर्ण वक्र ऐसा कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
इसमें वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और 4/3 πr³। अंतिम एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं अर्धगोले का। अंतिम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं अर्धगोला, जिसे आप लोग बोलते हैं सेमी स्फेयर। ठीक है, सेमी स्फेयर, सेमी स्फेयर। सेमी स्फेयर। अब इस सेमी स्फेयर के बारे में आप लोग देखे हैं। ठीक है, सेमी स्फेयर के बारे में आप लोग देखें तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा, आधा काट देना, हेमीस्फेयर या सेमी स्फेयर जो भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को पहला जो फॉर्मूला है, एक तो होता है आयतन। प्रभु क्या रहेगा फॉर्मूला? एक तो रहेगा आयतन। आयतन तो सर इसका आधा कर लेता हूं, 4 का आधा 2, 2/3 πr³। इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों होता है। वक्र पृष्ठ भी होता है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा कर लो, 4πr² का कितना हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। लेकिन यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो सर 2πr² तो था ही, साथ में 1πr² और आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 3πr²। इसका फॉर्मूला रह जाएगा 3πr²। मैंने 6 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, इन 6 फॉर्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने 6 फॉर्मूले लिखे हैं। इन 6 फॉर्मूले से रिलेटेड ही हम लोग प्रश्न करेंगे, तो ये ध्यान में रखना है। 6 फॉर्मूले देख लो, मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहले घन घनाभ पढ़ा, उसके बाद में बेलन शंकु पढ़ा, उसके बाद में गोला और अर्धगोला पढ़ा। तो ये आप लोगों को ध्यान में होने चाहिए। इनके फॉर्मूले हमें याद होगा तो हम प्रश्नों को आराम से कर पाएंगे। और फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं आते हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। अब एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनता है, मैंने इसमें भी पढ़ाया था आपको जब 2 डायमेंशन पढ़े थे। मतलब एक वस्तु से आपको बहुत सारी वस्तुएं बनानी है, तो कितनी सारी वस्तुएं बनेगी? मतलब एक बड़ी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो कितनी वस्तुएं बनती हैं। मतलब ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट ध्यान रखना, नोट बना के आप लिखना चाहो तो लिख देते हैं। जब एक बड़ी वस्तु से छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाए, छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाए, छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाए, तो जब एक बड़ी वस्तु से छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाए तो बनने वाली छोटी वस्तुओं की संख्या, तो बनने वाली छोटी वस्तुओं की संख्या, छोटी वस्तुओं की संख्या ये कितनी होती हैं? छोटी वस्तुओं की संख्या, कभी भी एक बहुत बड़ी वस्तु है और उससे मुझे छोटी छोटी वस्तुएं बनानी हैं। जैसे मान लो यही एक घनाभ है, जैसे रूम है, इस रूम के अंदर, ठीक है, मुझे छोटे छोटे मान लो बॉक्स रखने हैं। सपोज मुझे इस रूम के अंदर, ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ लीजिए, मुझे इस रूम के अंदर छोटे छोटे या कोई भी वस्तु है, जैसे मोबाइल रखने हैं, इस रूम के अंदर मुझे बहुत सारे मोबाइल रखने हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस रूम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा और साथ में मोबाइल की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, और कहेगा बताओ इसमें कितने, ऐसे में आपको रूम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा और जो मोबाइल है उस मोबाइल की भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे देगा। पूछेगा बताओ इस रूम के अंदर कितने मोबाइल रखे जाएंगे, तो उस स्थिति के अंदर आप लोग क्या करना, पहले रूम का आयतन निकालना और फिर मोबाइल का आयतन निकालना और भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक बड़ी वस्तु से जब छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाती हैं तो बनने वाली छोटी वस्तुओं की संख्या हमेशा क्या होगी? बड़ी वस्तु का आयतन, जो भी बड़ी वस्तु है उसका आयतन लिखना, बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा में लिख देना छोटी वस्तु का आयतन, बट्टा में लिख देना छोटी वस्तु का आयतन, बट्टा में लिख देना छोटी वस्तु का आयतन। जब भी बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु बनाई जाती है तो बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा छोटी वस्तु का आयतन रहेगा। एक कंसेप्ट तो याद रखना। दूसरा कंसेप्ट आप ये रखना कि भाई जब भी किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है ना, तो उस समय आयतन समान रहता है। मान लो मुझे घनाभ से मैं गोला बना रहा हूं, तो जितना आयतन उसका होगा, भाई जितना उसमें मैटर होगा उसी से बनाऊंगा, तो उस समय क्या रहेगा? समान रहेगा। लिख दीजिए इस बात को भी। जब किसी एक वस्तु को
जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, दूसरी वस्तु में, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है तो उनका आयतन, एक समान रहता है, तो उनका आयतन एक समान रहता है, तो उनका आयतन एक समान रहता है। जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है तो उनका आयतन क्या रहता है, एक समान रहता है, तो उनका आयतन क्या रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक आप लोगों को ध्यान में होना। तो देखो मैंने कुछ ये जो 6 वस्तुएं लिखवाई थी, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, 6 वस्तुएं लिखाई, उनसे संबंधित फॉर्मूले लिखवाए। उसके बाद में ये 2 नोट्स भी लिखना, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नों के बारे में। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखो। अब यहाँ पर कैलकुलेटिव रहेगा थोड़ा सा। एक 24 सेंटीमीटर लंबा, 14 सेंटीमीटर चौड़ा और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला पता है, वैल्यू पता है, फटाफट कैलकुलेशंस कर लें, फटाफट कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे। ठीक है, सभी फटाफट कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। प्रभु संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 × LB + BH + HL, यही था। ठीक है, 2 × LB + BH + HL। हमारे पास में सभी वैल्यू दे रखी है भाई। ठीक है, तो सर लिखा 2 L × B, L × B 24 × 14 प्लस, ठीक है, 14 × 7.5 प्लस 7.5 × 24। आप लोग करते रहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना। देखते हैं, इकाई अंक पे ध्यान देते हैं, क्या इकाई अंक से आ जाएगा। 4 × 4 16, 6 आएगा इकाई अंक, है ना। यहाँ पर 6 आता है और इधर 7.5 है, मतलब 15/2, 15/2। यहाँ तो 0 आएगा। 15/2, 7.5 मतलब 15/2, 2 का भाग उसमें दिया 7, 7 × 15 करूँगा तो 15 7 105, 5 आएगा इकाई अंक। प्लस इसको आप लोग देखते हैं तो ये भी 15/2। ठीक है, 15/2, 2 का पहाड़ा इसमें 12, 12 × 15, इकाई अंक 0 आएगा। बताओ 6 और 5 कितने हुए, 11, इकाई अंक 1 आएगा। 1 × 2 करूँगा 2 आएगा, इकाई अंक 2 आएगा। इसका मतलब आंसर सी होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर होगा भाई। देखो मैंने बिना कैलकुलेशंस आंसर निकाला है, सी आंसर आएगा। अब देखते हैं कि सही है या गलत है। अब गुणा करके देख लेते हैं सही है या गलत है। ठीक है, एक बार गुणा करके अब देख लेते हैं सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें 2, 14 × 4 कितने होते हैं, 56, 14 × 2 28, 28 और 5 कितने होते हैं, 33, तो ये लिख दिया 330 प्लस। ठीक है, ये कितना हो गया, 7.5 है, तो 14 × 5, 14 × 5 70, 70 का 0, हौसल का 7, 14 7 98, 98 और 7 कितने होते हैं, 105, तो ये हो गया 105। ठीक है, और 0 भी लगेगा तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 105 प्लस, इसको गुणा कर लेते हैं भाई, इसको गुणा कर लेते हैं तो सर ये कितना हो जाएगा, 15/2, 2 का पहाड़ा इसमें 12, 12 को 15 से गुणा कर लेते हैं तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। चलो इसको जोड़ते हैं सर, 2 इन सब को जोड़ते हैं, 6 और 5 11, हौसल का 1। ठीक है, 1 और 4 4 और 8 12, 12 का 2। ठीक है, 12 का 2, हौसल का 1, 3 4 5, 5 और 1 6, तो ये हो गया 6। अब इसको डबल करते हैं तो 1242, तो आंसर कितना आएगा, 1242 ही आएगा।
आंसर कितना आएगा अपना 1242। देखो एग्जाम्स के अंदर ये तो अभी करने के लिए बताया था, बाकी एग्जाम में करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इकाई अंकों से ही पता कर लिया था हम लोगों ने, इतनी बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब इकाई अंकों पे हम लोग जाएंगे। एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या होगी। भाई देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी हैं, और उसमें पूछा है अधिकतम लंबाई की पेंसिल, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, विकर्ण। भाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। इस रूम, ये जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ या आप जहाँ बैठे हैं, उसमें 8 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंची कोई, ठीक है, आयताकार डिब्बा है या जो भी रूम है, उसमें आपको हाईएस्ट लंबाई की रोड कैसे रखोगे भाई, इस कॉर्नर से सर सामने वाले के कॉर्नर तक, तो इसका मतलब विकर्ण ज्ञात करना है। और विकर्ण का फॉर्मूला बताओ क्या था भाई, विकर्ण ज्ञात करना है तो सर विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस ऑफ चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऑफ ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है सर, ये लिख दिया। लंबाई कितनी है 8, 8 का स्क्वायर सर 64, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, टोटल करता हूं तो सर ये होता था 100, रूट 100, अरे रूट 100 नहीं 104 है ना, ऊपर 4 भी तो है, 104 हो गया सर। इन सबको जोड़ा तो कितना हो गया सर, रूट के अंदर 104 हो गया, रूट के अंदर 104 हो गया। अब मुझे बताओ, रूट के अंदर 104 हो गया, ठीक है, रूट के अंदर 104 हो गया, रूट के अंदर 104। अब 104 तो सर एग्जैक्ट तो वर्ग होता नहीं है, तो अब क्या करें आप लोग, ठीक है, ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि भाई 104 कहाँ पर आ रहा है, 2 अंदर भेजो, 2 अंदर जाते ही 4, 13 इंटू 4 52 होते हैं, बिल्कुल नहीं सर। 2 अंदर जाते ही 4, 4 इंटू 14 बिल्कुल नहीं। 2 अंदर जाते ही 4, 4 इंटू 26 यही होता है। 4 इंटू 26 कितने होते हैं, 104 होते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 104, यानी आंसर आ जाएगा 2√26। कैलकुलेट करने की कहाँ जरूरत है भाई, 10 अंदर जाएगा 100, 100 इंटू 2 करूँगा 200 हो जाएगा, अपने को चाहिए 104। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताओ, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अपने को पूछा है कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। मैंने आप लोगों को कहा था, याद करिए, मैंने आप लोगों को कहा था, फॉर्मूला भी लिखवाया था, याद करिए, मैंने आप लोगों को ये लिखवाया था। देखिए, जब किसी एक वस्तु से छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाती है तो वस्तुओं की संख्या या फिर उसमें हमें यहाँ पर एक दीवार है, ठीक है, दीवार कैसी है, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है। इस दीवार बनाने के लिए इतनी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या करूंगा, जब भी संख्या पूछे, याद रखो संख्या का फॉर्मूला एक ही रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे, ध्यान रखना, जब भी पूछे संख्या, बड़ी वस्तु क्या है, दीवार, और छोटी वस्तु क्या है सर, ईंट है। छोटी वस्तु क्या है, ईंट। अच्छा, दीवार क्या है सर, घनाभ है। दीवार क्या है, घनाभ है। और ईंट भी क्या है सर, घनाभ है। ईंट भी क्या है सर, घनाभ है। भाई दीवार का आयतन बट्टा घनाभ का आयतन, दीवार घनाभ है, ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। भाई दीवार का आयतन बट्टा में ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बट्टा में ईंट का आयतन, ठीक है, दीवार घनाभ का आयतन। दीवार कितनी है, 4 मीटर लंबी, और सभी ये सेंटीमीटर में है, वो मीटर में है, तो चलो सर इसको भी बदल दो ना, 4 को मीटर में सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा, फिर 3 को 100 में बदलने के लिए 100 से गुणा, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर, 13 ही रहने दो। ये है 20 इंटू 12 इंटू 6.5। बताओ, कैलकुलेशंस करो, आंसर निकालो। जादू देखो, कैलकुलेशंस करने पर ही आंसर आता है ना भाई। ये 100, ठीक है, ये 100। अब देखिएगा, 10, अब किसको किससे काटें सर, 20 का पहाड़ा है, इसमें दे दो 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें दे दो सर 13 बार, 13 से ये 13 गया, ठीक है, 3 इंटू 4 12, ये भी गया सर, ये 100 इंटू 10 किया 1000। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा प्रभु, 1000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपकी दीवार 4 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 13 सेंटीमीटर चौड़ी है, और उस दीवार को बनाने के लिए आपके पास जो ईंट है ना, उसकी 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर और 6.8 सेंटीमीटर की चौड़ी है,
और उस दीवार से यदि आपको, उस ईंटों से यदि दीवार बनानी है तो आपको कम से कम 1000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। 1000 ईंट है तो दीवार बन सकती है, अदरवाइज दीवार नहीं बनेगी। क्या कह रहा है देखो, 8 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे सकते? सेम क्वेश्चंस भाई, आपके पास में एक डिब्बा है 8, 7 और 6 का, उसमें आपको छोटे छोटे और डिब्बे ये रखने हैं, तो बताओ कितने डिब्बे रखेंगे? भाग दो, आंसर निकालो। इकाई का ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर उसका आयतन बट्टा दिसका आयतन। भाई इसका आयतन, संख्या पूछे ना एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, संख्या पूछे तो एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला डिब्बा है उसमें इस छोटे वाले डिब्बे का भाग देना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस बार फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लिख रहा हूँ। 8 मीटर है सर, मीटर देखो ये सेंटीमीटर है, मीटर को सेंटीमीटर लिख लेंगे 100 से गुणा, ठीक है, इंटू 7 है तो 7 इंटू 100 कर लो, ठीक है। 6 मीटर है तो 6 इंटू 100 कर लो। अब बट्टा में सर 7 इंटू 6 इंटू 8, यही है 7, सभी सेंटीमीटर में। चलो बस देखो 7 से 7 कटता हुआ नजर आ रहा है, देखो 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, 6 से 6 कट गया, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं भाई, कुछ बचा ही नहीं। तो सर 1 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, कोई ऑप्शन है क्या ऐसा 1 2 3 4 5 वाला? कौन सा ऑप्शन है सर? ये पड़ा सी ऑप्शंस, ठीक है, सी ऑप्शंस डायरेक्ट। अरे ऊपर भी वैल्यू सेम थी 8 7 6, नीचे भी 8 7 6 थी, कट गई सब, ठीक है। बचा क्या? 100 वाला ही बचा, तो 100 कितने हो गए? यही आंसर हो गया, सी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चंस हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट पहले देखते ही डर जाता है कि ऐसे कैसे कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चंस, लोहे का एक शहतीर, शहतीर मतलब क्या होता है? बक्सा होता है भाई, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या आ गया सर, बक्सा, ठीक है, ये लो बक्सा होता है यहाँ, ठीक है, ये लो। अब बताओ आप लोग, लोहे का एक बक्सा है जो 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। देखो मीटर में है, 2 सेंटीमीटर में है, थोड़ा ध्यान रखना। 1 घन मीटर लोहे का भार इतना है, तो बताओ बक्से का कुल भार कितना होगा? सबसे पहले तो सर लोहे का भार इतना है, तो लोहे का कुल भार कितना है? लोहे का भार इतना है तो पूरे बक्से का कुल भार कितना है? देखो क्या लिखा है, 1 घन मीटर लोहे का भार। घन मीटर किसकी इकाई होती है? आयतन की होती है। घन मीटर किसकी इकाई होती है? आयतन। इसका मतलब सर आयतन निकालना। सबसे पहले तो मैं बक्से का आयतन निकालूंगा भाई, सबसे पहले तो बक्से का आयतन कैलकुलेट करूंगा। बक्से का आयतन क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 9 मीटर है, ठीक है। मीटर में ही रहने देते हैं, चलो मीटर में ही रहने देते हैं, क्योंकि 1 घन मीटर है ना, मीटर में ही रहने देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। 40 है तो 40 बट्टा 100 कर लो, ठीक है। 20 है तो 20 बट्टा 100 कर लो। 2 जीरो तो काट ही दो इससे, 2 जीरो तो काट। 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 72, 72 में 100 का भाग दोगे 0.72 घन मीटर आएगा। 0.72 घन मीटर आएगा। मतलब उस पूरे बक्से का यदि मैं वैल्यू निकालता हूं, वॉल्यूम निकालता हूं, तो वो वॉल्यूम कितना आया? मुझे कैसे पता चला? आयतन ज्ञात करना है प्रभु, मुझे यहां से पता चला भाई। अरे प्रभु मुझे यहां से पता चला कि भाई घन मीटर लिखा है ना, तो इसका मतलब सर उसका आयतन निकालना है। तो मैंने आयतन निकाल दिया 0.72 घन मीटर, यानी 0.72 घन मीटर उस लोहे के बक्से का आयतन है। हमारे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रखा है कि 1 घन मीटर, 1 घन मीटर जो है ना वो किसके बराबर है? 0.72,
सॉरी 1 घन मीटर बराबर दे रखा है कितना 50 किलो। 1 घन मीटर का मान कितना है सर 50 किलो। तो बताओ 0.72 घन मीटर का भार कितना होगा। 0.72 घन मीटर का जो भार होगा वो कितना होगा 50, ठीक है, इंटू 0.72 कर लिए कैलकुलेशंस, आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले 5 इंटू 2 10 जीरो, पहले से जीरो, कितना हो गया 35 और 1 36, तो ये हो गया 36, यहाँ दशमलव लगेगा तो आंसर आना चाहिए 36 किलो। आंसर कितना आ जाएगा सर 36 केजी इस प्रश्न का आंसर आएगा। 36 केजी इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 36 किलो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 1 घन मीटर आपको दे रखा था 50 किलो है, तो 0.72 घन मीटर कितना होगा, गुणा कर लो आपका आंसर आ जाएगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई √243 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। लिखिए। कर दिया क्या, विकर्ण की लंबाई दे रखी है। अरे प्रभु, विकर्ण की लंबाई दे रखी है तो पहले विकर्ण तो बताओ होता क्या है। विकर्ण की लंबाई आपको क्वेश्चन में दे दी कि √243 है, ठीक है। पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। प्रभु ये दे रखा है, ये पूछा है भुजा स्क्वायर, भुजा चाहिए, भुजा कहाँ से आएगी, यहाँ से। विकर्ण क्या होता है सर, विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा बराबर में √243। ठीक है, √3 का इसमें भाग दे दो तो भुजा आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी √243/3। ठीक है, तो भुजा कितनी आ जाएगी बताओ। 3 का पहाड़ा इसमें देते हैं 8 बार और 1 बार, 81 का मतलब 9 होता है। 81 का मतलब क्या होता है 9 होता है। 81 का मतलब कितना होता है 9, रख दो यहाँ पर। 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81, 6 48, 486 है क्या ऑप्शन, ये पढ़ा देखो 486 आंसर हो जाएगा अपना। आगे बढ़े, लिखो ये क्वेश्चंस करके बताओ। लोहे के 3 घनों की भुजाएं दे रखी है 6, 8, 10, इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो बताओ इस घन की भुजा कितनी है। अच्छा क्वेश्चन से करके बताओ, फटाफट पहले तो प्रश्न लिख दीजिए। कर दिया क्या, लोहे के 3 घन है 6, 8, 10 के, इन्हें पिघलाकर एक, मैंने कहा था जब भी किसी पिघलाकर दूसरा बनाते तो उस समय आयतन सेम होता है। इसका मतलब ये जो छोटे छोटे 3 घन है ना, और घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। मतलब सर 6 का क्यूब प्लस ऑफ 8 का क्यूब प्लस ऑफ 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है, मिलकर किसके बराबर होगा, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब मिलकर किसके होगा, बड़े वाले क्यूब। ठीक है, उसकी भुजा कितनी मान लूँ, ए मान लूँ, ये लो ए का क्यूब बराबर होना चाहिए। मैंने कहा तीनों घनों का आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन मिलकर बड़े वाले घन के बराबर होता है। कर लीजिए इसको। 6 का क्यूब बताओ 216, 8 का क्यूब बताओ, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000 बराबर में 1 क्यूब। कितना हो गया सर 1000
500, 1700, 1700, 1700, 1700, 1728, ये हो गया 1728 बराबर में कितना हो गया a क्यूब होता है। 1728 बराबर में a क्यूब। बताइए 1728 किसका होता है सर? 1728 12 का होता है। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 12। भाई a बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो इस घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। भाई इस घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। इस घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 12। सिंपल सा है, इन तीनों को मिलाकर इससे बनाया है तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ आगे क्वेश्चंस देखना, ये वाला 8 नंबर क्या कह रहा है? एक घन का आयतन इतना है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? भाई घन का आयतन दे रखा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। बताओ आयतन क्वेश्चंस में दे रखा है। भाई आयतन क्वेश्चंस में दे रखा है, आयतन कितना है? 2744। आयतन कितना है? 2744 होता है। ठीक है, आयतन कितना है? 2744 होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ये लो सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ओके, आयतन का फॉर्मूला बताओ सर। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब बराबर में 2744। याद होगा तो कर पाओगे, अन्यथा बैठे रहो। मैंने कहा था भुजा क्यूब, भुजा आप लोगों को यदि घन पढ़ाया था उस समय बताया था, और मैंने कहा डायरेक्ट याद रखो 2744 14 का होता है। 2744 किसका होता है? 14 का होता है। भुजा कितनी आ जाएगी? 14 आएगी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे क्या? 6 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 कर लीजिए। 6 इंटू 6 36, इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक 6 दो ऑप्शंस पे पड़े हैं सर, ये तो कैसे आएगा सर? आंसर 1176 आ जाएगा। कर लो गुणा, 6 इंटू 6 36, 19 इंटू 6 114, 114 और 3 117। आंसर आ जाएगा 1176 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा? 1176 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सिंपल सा बेसिक से क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, बताओ इसका आंसर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वापस आयतन पूछा। पिछले में आयतन देखा था, संपूर्ण पृष्ठीय करके बताओ। देखते हैं आप में से कितने जरे कर पाते हैं, जल्दी से करके देखते हैं। ये क्वेश्चंस तो आपको ही करना है भाई, ये मैं नहीं करवाऊंगा। देखिए आप लोगों को करना था ये तो क्वेश्चंस, बट फिर भी मैं करवा देता हूँ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है भाई, ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को करना था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है सर? 1734। पूछा क्या? आयतन। ये लो आयतन। पूछा क्या? आयतन। आयतन, आयतन कितना होता है? आयतन कितना होगा? भुजा क्यूब। आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। आयतन कितना हो जाएगा? भुजा क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 होता है, तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले तो। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर में 1734। 6 से काटो भाई, 6 से काटते हैं सर 2 बार, 5 बचता है, 5 बचता है, पीछे 5 बचेगा ना, 12, 53, 53 के अंदर 8 बार, पीछे बचेंगे आपके, पीछे बच जाएंगे कितने? ये था आपका 6 का पाड़ा दिया ना अपने इसमें, पंचावन में फिर 9 बार। बताओ 289 किसका होता है सर? 289 किसका होता है? तो 17 का होता है। किसका होता है? 17 का। तो भुजा कितनी आ जाएगी सर? 17 आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी? 17। अब मुझे बताओ आयतन पूछा है, तो इसका मतलब 17 का क्यूब। भाई 17 का क्यूब याद होना चाहिए वैसे भी आपको। 17 का क्यूब कितना होता है? 49 13 होता है।
कितना होता है 49 13 होता है, तो आंसर आएगा 4913 है क्या ऑप्शंस में 49 13। हालांकि वैसे इकाई अंक से भी कर सकते थे, नहीं भी पता है ना तो इकाई अंक से 7 का क्यूब तो आता है, 7 का क्यूब 343, इकाई अंक 3 आएगा, इकाई अंक 3 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा 49 13 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई। भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, ये लिख दिया 600 वर्ग है। इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। भाई इसके विकर्ण की लंबाई पूछी है। प्रभु विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला पता है क्या? अरे विकर्ण घन का कितना होता है, √3 इंटू भुजा होता है, √3 इंटू भुजा होती है, मतलब भुजा चाहिए, भुजा यहाँ से आएगी, ये लिख दिया 6 इंटू भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 600, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 से काटूंगा तो 100, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 10, भुजा बराबर 10 आएगा। तो बताओ विकर्ण कितना आएगा, 10 से यहाँ रखते ही गुणा होते ही 10√3 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, यानी मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है देखना, 11 नंबर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लेना, रिपीट होता है भाई, इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रश्न बहुत बार आता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग है और इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो बताओ इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। प्रभु क्वेश्चंस के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे दिया, चलो लिख लेते हैं इसको। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर दे रखा है 19, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है 19 है। विकर्ण विकर्ण कितना होता है सर, लंबाई स्क्वायर प्लस ऑफ चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऑफ ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस में दे रखा है। कितना है प्रभु, ये कितना दे रखा है प्रभु, ये देखा है 5√5 दे रखा है। ओके, प्रश्न में पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पूछ लिया, वो कितना होता है, वो होता है सर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारे पास है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है। अब क्या करें सर, L प्लस B प्लस H दे दिया, √L² प्लस B² प्लस S² दे दिया, ये दे रखा। आप लोग यदि थोड़ा सा आप लोगों को अलजेब्रा का नॉलेज है, कुछ फॉर्मूले के बारे में पता है, तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये एक समझ लो A प्लस B प्लस C, A² प्लस B² प्लस C² और AB प्लस BC प्लस CA, कौन से फॉर्मूले में होता है आप लोगों को यदि पता हो तो आप लोग इसका वर्ग कर लो। जैसे ही इसका आप लोग वर्ग करते हैं ना, तो क्या होता है बताओ, L² प्लस ऑफ B² प्लस ऑफ H² प्लस ऑफ 2 LB प्लस BH प्लस HL, और 19 का स्क्वायर कितना होता है सर, 19 का स्क्वायर होता है 361। इसका भी स्क्वायर करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा L² प्लस ऑफ B² प्लस ऑफ H² प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125। अब प्रभु यहाँ से ये बताओ मुझे, L² प्लस B² प्लस H² का मान 125 है, क्या यहाँ पर रख दूँ 125? अरे प्रभु यहाँ पर रख दूँ क्या मैं 125, ये रख दिया 125 प्लस सर 2LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ शब्द लिख दो ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और बराबर में ये 361 है। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो ये इसमें से घटाओ, 361 में से ये घटाओ, 1 में से 5 जाएगा 6 आएगा, 6 सब में ऑप्शन में, तो ये लिख दिया 6, ठीक है, 11 में से 5 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3 रहेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 रहेगा, और इधर से 3 में से 1 जाएगा 2 रहेगा, आंसर 236 आएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, 236 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब इधर देखना आप लोग, अब मैं एक डायरेक्ट कंसेप्ट भी लिखूंगा, उस कंसेप्ट को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है।
सभी ने लिख दिया, ये तो इसका तरीका था। अब इधर देखना आप लोग, यहाँ पर एक ध्यान रखना, कभी भी घनाभ के बारे में, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ ना, इस बात को डायरेक्ट यहीं पर लिख लेता हूँ। घनाभ के बारे में, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जब योग होता है भाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, यानी जब भी मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो जो भी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसका योग का स्क्वायर करूं, माइनस में से विकर्ण का स्क्वायर करूं। ठीक है, जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसमें सर विकर्ण का स्क्वायर करूं, विकर्ण का स्क्वायर माइनस ऑफ योग का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण बताओ कितना था, पहले सही लिखा था क्या विकर्ण? अरे एक सेकेंड, सही तो लिखा था, मैंने गलत लिख दिया, पहले योग ही था, सही है, योग का स्क्वायर माइनस ऑफ विकर्ण का स्क्वायर, सही लिखा था, हमने बाद में गलत लिख दिया, वो इधर से देख के मैंने लिख दिया। योग, योग कितना है 19, 19 का स्क्वायर करो 361, माइनस विकर्ण, विकर्ण कितना है 5√5, 5 का स्क्वायर 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125, इसमें से ये घटाओ, आपका आंसर आएगा 11 में से 5 जाएगा 6 रहेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 रहेगा, 2 में से 3 में से 1 जाएगा 2 रहेगा, आंसर कितना आ जाएगा 236 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखना, ये बताओ, अच्छा ये भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना भाई, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x y z हैं तो इनके घनाभ का आयतन कितना होगा। इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी, ये भी पूछा जाता है। क्या लिखा है, घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x y z है। संगत फलक का मतलब समझ में आया? इधर देखो आप लोग, कुछ इस तरह से मैं घनाभ के एक एक फलक बना लेता हूँ। ठीक है, एक फलक ये हो गई, एक फलक ये हो गई, और एक फलक ये मान लेते हैं। ठीक है, ये घनाभ, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी इधर से चौड़ाई हो गई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये घनाभ है, उसका एक फेस के बारे में बात बता रहा हूँ मैं, 3 डायमेंशन में से बना तो नहीं सकता हूँ, कुछ इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और ये इसकी ऊंचाई होगी, इस तरह से है। अब इसके 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल x है, मतलब इसका क्षेत्रफल x है, यहाँ से ये x है, इसका इस फेस का क्षेत्रफल x है, इन दोनों का y है, और इसका z है, ये संगत फलक हो गए। तो मुझे बताओ, ये एक तरह से, आप इसको सब छोड़ो, ये एक तरह से आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, h इंटू एल, तो x बराबर तो हो गया h इंटू एल। इसको छोड़ो, ये और ये 2 भुजाएं हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा सर, b इंटू एल, b इंटू एल। ठीक है, इसकी बात h की बात करें तो सर ये b इंटू एच या h इंटू बी हो गया, जो भी था। ठीक है, b इंटू एच हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक। तो अब मुझे ये बताओ, हमारे पास में पूछा है घनाभ का आयतन कितना होता है। सर घनाभ का आयतन कितना होता है, तो उससे पहले हमारे पास में x बराबर आ गया HL, y बराबर हमारे पास आ गया BL। ठीक है, BL, और z बराबर आ गया हमारे पास BH। यदि मैं इन तीनों को गुणा कर दूं, यदि मैं इन तीनों को गुणा करता हूं तो x y z बराबर क्या होगा, h इसमें h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, l इसमें l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, l स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और h स्क्वायर होगा। तो बताओ x y z बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, l b h का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे बताओ x y z क्या हो जाएगा। l b h क्या होता है, आयतन ही होता है ना, l b h v स्क्वायर होता है, तो हमें v चाहिए, तो रूट ऑफ x y z हो जाएगा, रूट ऑफ x y z हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा।
याद रखिए 3 संगत फलक हैं और इसमें जो रिलेशंस है डायरेक्ट ये याद रखिए v² बराबर XYZ। इसको डायरेक्ट याद भी रखना है, याद रखना इसको भाई, याद रखना है इसको, ठीक है, कि XYZ संगत फलक हैं और यदि v इसका आयतन है। यदि घनाभ के तीन संगत फलक XYZ और उसका आयतन v है तो उसमें जो रिलेशंस होता है याद रखना v² बराबर XYZ होता है, v² बराबर XYZ होता है, डायरेक्ट याद रखना है। v² बराबर क्या होता है? XYZ होता है, ये हमें डायरेक्ट याद भी रखना है। याद रखोगे v² बराबर XYZ होता है। याद रखिएगा 3 संगत फलकों को मैंने ये गुणा किया भाई, है ना, ये मैंने गुणा किया, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। चलो आगे बढ़ते हैं। 1.5 हेक्टर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर पानी का आयतन कितना होगा? 1.5 हेक्टर के क्षेत्रफल के मैदान पर, पहले तो हेक्टर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं भाई। जिसको नहीं पता है तो इकाई के बारे में थोड़ा सा पता रखना। हेक्टर क्या होता है सर? 1 हेक्टर जो होता है ना भाई, 1 हेक्टर किसके बराबर होता है? 1 हेक्टर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टर किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। और एक आर भी होता है, जैसे हेक्टर होता है ना उस तरह से आर भी होता है। एक आर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। क्या होता है? 100 वर्ग मीटर। तो मुझे बताओ हेक्टर और आर में रिलेशन क्या हो जाएगा? बताओ 1 हेक्टर किसके बराबर होगा? 1 हेक्टर कितने आर के बराबर होगा? 100 आर के बराबर। 1 हेक्टर बराबर क्या होगा? 100 आर। भाई 1 हेक्टर 100 आर के बराबर ही हुआ ना। ये दो इकाई थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये दोनों क्षेत्रफल की इकाइयाँ होती हैं। एक इसकी इकाई होती है हेक्टर और आर क्षेत्रफल की इकाई है। हेक्टर और आर क्षेत्रफल की इकाई है। 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर और 1 आर बराबर 100 वर्ग मीटर और 1 हेक्टर बराबर 100 आर होता है। अब प्रश्न देखना, 1.5 हेक्टर, इसका मतलब 1.5 हेक्टर को मैं 10,000 से गुणा करूंगा तो वर्ग मीटर इन क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया। और उसमें 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर पानी का आयतन कितना होगा? भाई पानी का आयतन पूछा है, मुझे ये बताओ आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला सर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। भाई एक पानी का आयतन, जैसे ये मैदान है, मान लो ये एक मैदान है, इस मैदान में 5 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, यानी यहाँ आप मान लेते हो ये 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पानी भरेगा। आपसे पूछा है इसमें पानी कितना है, इसमें आपसे पूछा है ये पानी कितना है, ये आपसे पूछा है। अरे भाई पानी निकाल नहीं सकता क्या टोटल यहाँ से? ठीक है, हमारे पास में ये तो वैल्यू दे रखी है, L इंटू बी की वैल्यू तो दे रखी है, 1.5 है, तो 1.5 हेक्टर, हेक्टर को बदल दो 10,000 से गुणा कर लो। ठीक है, 10,000 इंटू ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल नहीं सकते क्या? सेंटीमीटर के मतलब बट्टा में 100 लिख दो। बताइए क्या यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे क्या? पॉइंट हटाओगे तो सर बट्टा में यहाँ भी 10 आ जाएगा। अब गुणा कर लो, देखो 1 2 3, 1 2 3, बताओ 15 इंटू 5 75 और 1 0, 750 आपको आंसर आ जाएगा। 750 घन मीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पानी का आयतन, और ये भी पूछता कि बताओ लीटर में कितना है। मान लो आपसे पूछता कि बताओ पानी कितने लीटर है, उस मैदान के अंदर कितना लीटर पानी है, तो 1 घन मीटर, ये आया अभी घन मीटर में, एक इसमें आया प्रभु घन मीटर में आया है। तो ये भी पता होना चाहिए कि 1 घन मीटर होता है ना, 1 घन मीटर का मतलब 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर मतलब 1000 लीटर होता है। तो 750 को 1000 से गुणा कर लेना, आपका आंसर 750,000 लीटर पानी उस मैदान में होगा। आपसे पूछता कि भाई उस मैदान के अंदर कितने आयतन हैं, कितना पानी है, तो 750 घन मीटर है। घन मीटर ऑप्शन में ना लिख के लीटर में होता तो इसको 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता, तो इसको आप 1000 से गुणा करते तो 750 इंटू 1000 करता, तो आपका आंसर कितना हो जाता है? ये 7,50,000, 7.5 लाख है ना, 7.5 लाख ही ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 7.5 लाख अपना आंसर हो जाता। प्रश्न देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के बने घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनेगी? भाई संख्या पूछी है, फिर से संख्या पूछी है,
फिर से संख्या पूछी है और संख्या का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है। भाई जब भी संख्या पूछे, बड़ी वस्तु से छोटी वस्तुएं बना रहे हैं तो प्रभु संख्या पूछी है। अरे प्रभु संख्या पूछी है तो संख्या का फॉर्मूला क्या रहेगा? ठीक है, 22 सेंटीमीटर भुजा वाला धातु के बने घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर की कितनी गोलियां बनेगी? बड़ी वस्तु क्या है सर? 22 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है तो बड़ी वस्तु तो घन हो गया। छोटी वस्तु गोलियां मतलब गोला। बताओ घन का आयतन, घन का आयतन लंबाई इंटू घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा कितनी है 22, ये लो 22 इंटू 22 इंटू 22 बट्टा में गोले का आयतन 4/3 पाई 22/7। आर कितना है? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये लिख दिया 1 इंटू 1 इंटू 1। करते जाओ कैलकुलेशंस, आंसर आता जाएगा। 22 से 22 घर गया, 2 से ये गया 2 बार, 2 से ये गया 11 बार, 2 से ये गया 11 बार। 3 और 7 को भी ऊपर भेज देते हैं तो सर ये 11 इंटू 11 121 इंटू 3 इंटू 7 21, 21 से गुणा करो, आंसर 1 आएगा। इकाई अंक 1 इसी में है, देखो इकाई अंक इसी में, आंसर तो आ गया, फिर भी गुणा करता हूँ। 21 इंटू 1 21, 21 दूनी 42, 42 43 44, 21 22 23 24 25, आंसर 25 41 आएगा। कितना आंसर आएगा प्रभु? 25 41 इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चंस कर देते हैं, बस आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चंस है, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न ये कितना है, देखो एक 24 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा गत्ते का डिब्बा बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल वाले गत्ते की आवश्यकता होगी? क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं जानते क्या भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं जानते हैं क्या? संपूर्ण 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सबके इकाई अंक अलग अलग है, एक 0 है, उसकी तो बात देख लेंगे, बात की बात है। चलो 2 रखते हैं पहले। L इंटू B 24 इंटू 12 प्लस ऑफ 12 इंटू 5 प्लस ऑफ 5 इंटू 24। ठीक है, चलो इकाई अंक पे आते हैं। 2, इसका इकाई अंक 4 इंटू 2 8, 12 इंटू 5 60 0, ये 0, तो 8 इंटू 2 16, इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा, आंसर 936 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? 936 आंसर आएगा। चलो अब करते हैं गुणा। 12 इंटू 12 144, 44 का डबल कर लेता हूँ 288, प्लस 12 इंटू 5 60, 24 इंटू 5 120, ये लगते हैं 2। ठीक है, 288 और 288, 388, 388 और 388 और 80 करते हैं। ठीक है, 468 हो जाएगा ना, 68 ही होगा। इसको गुणा कर लेते हैं, 16, 12 और 1 13, 8 और 1 9, आंसर 936 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 936 इसका आंसर आ जाएगा। 936 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस थे, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस थे, कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों ने देखी हैं, बाकी अपन कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।